शुक्रिया गिरीश, एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सीधा प्रसारण आप ये देख रहे हैं, जिसमें वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है पार्लियामेंट में उसको पूरे तरीके से एनालाइज करना, उसका आकलन करने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर और इसके साथ मेरे सहयोगी गोविंद भी हैं। मेहमानों सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। स्वागत भट्टाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा मेरे साथ सुनील कपाड़िया हैं जो कि पार्टनर हैं अर्नस्ट एंड यंग के। तीसरे खास मेहमान वी वैद्यनाथन हैं, चेयरमैन हैं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के, और उदय वैद हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वागत जी आपके साथ शुरुआत में करना चाहती हूं कि जितनी उम्मीदों के साथ इस पूरे बजट प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जब से सरकार बनी, बल्कि उससे पहले से ही जो हिसाब किताब लगाना शुरू हुआ है, आपको लगता है अगर उम्मीदों की हम बात करें तो 10 में से कितने नंबर से शुरुआत करना चाहेंगे आप इस बजट को? ये नंबर देना तो सब समय डेंजरस होता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि नंबर हो या कुछ भी हो, काफ़ी हद तक के हमारी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, वित्त मंत्री ने काफ़ी सारे इनके एक्सपेक्टेशंस। यानी ये अच्छा बजट है या बहुत अच्छा बजट है? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छे की तरफ जा रहा हूँ मैं अच्छे से की तरफ बहुत अच्छा ये है। एक दो सिवाय देखिए, एक तो चीज़ है कि बजट पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक छोटी सी पार्ट है, लेकिन ये बहुत सारे जो चीज़ हमारे एक्सपेक्टेशंस जो थे कि क्या क्या चीज़ सरकार के ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स 3 साल 5 साल क्या करेंगे, आई थिंक वो काफ़ी सारा बहुत सारे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है नई सरकार, जो आर्थिक डायरेक्शन मिलने वाला है, आपको लगता है जो फैसले लिए गए हैं, जो एलोकेशन हमारे सामने नजर आ रहे हैं, वो सही दिशा में है? बिल्कुल सही। पहले चीज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत सारे अनसर्टन हुए करते थे, एक तो चीज पहले कि ये फिस्कल कंसोलिडेशन सबके ऊपर हमारे एक बोझ छाई हुई थी, वो जो पहले 4.1% फिस्कल डेफिसिट था वो बराबर अपने मीट किया है, और अभी तक हमारे नंबर्स बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अभी जो लग रहा है कि ये नंबर्स भी काफी सारे सब्सिडी रैशनलाइजेशन की तरफ से आया है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। तो इससे पहले कि गोविंद अपने सवालों के साथ आपके पास आए, सुनील आपसे भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, ये कि जो 7 से 8% ग्रोथ रेट की बात कही है वित्त मंत्री ने, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, अप्रोच व्यवहारिक है? हालांकि उन्होंने कहा है कि अगले से 2 से 3 साल लग जाएंगे, लेकिन 5 से और 7-8 तक पहुंचना लगता है आपको व्यवहारिक है ये? हाँ, इन्होंने कम से कम एक फाउंडेशन ले किया है इस बजट से टू reach that 7 and 8% growth rate in the next 2 to 3 years. So there are quite a few proposals, like for example the big push to infrastructure, real estate, getting smart cities, FDI in real estate, REIT trust, infra trust, taxation clarity of the trust. तो ये सभी चीज़ें डेफिनेटली एक सर्टनिटी लाएगी, और सर्टनिटी आएगी और अगर पैसा इन्वेस्ट होगा तो डेफिनेटली ग्रोथ आगे आएगा। Okay, so let me quiz you a little bit on that. Sure. We started out by saying that we're looking at 2 or 3 things going into the budget. We said we want growth to come back. Sure. We want there to be some sense of resources, the management of it and the generation of it. We obviously want a lot of administrative efficiency and better administrative delivery. On these 3 or 4 parameters, what's really worked for you in this budget? So and I'm asking you a broader question, and then I'll come to the specifics. Sure. So I think the big push to infrastructure would require a lot of funding. So he's mentioned a lot about public-private partnerships to bring about that funding so that the infra projects get on roll. The second is he's also trying to get household savings into infrastructure funding. So for example, REITs, for example, the infrastructure trust that he's talking about will definitely help households to start, investing in the infrastructure. And the clarity of taxation, that, it will be only taxed in the hands of the beneficiary and not in the hands of the trust itself, is a big step. Right. And that was holding back a lot of money, a lot of investments in real estate investment trust or even in infrastructure trust. Right. So I think this clarity will definitely bring about money which is required for the infrastructure investments, and once the money is in place, government is not required to fund that. Right. I think the activity of infrastructure will take us more nearer to the growth targets that have been set. Okay, so and for you're the linking next 3 years. the two. So Vedanath, how do you see, so there is a balance sheet, and the balance sheet is expected to deliver something for this country, right? And if you start looking now on the both sides of the balance sheet, do you see everything adding up in the manner that it's been promised? See, or proposed? If you got to analyze or even think of this budget, we got to step back and think, what did we expect before the budget?
what were the concerns? People were very concerned about the very adversarial tax structure, right, taxation system and so on. Number two, people are concerned about fiscal deficit, quality of fiscal deficit. People to figure this out. It's fantastic because for the first time we have really long-term funds available for infrastructure, and of course. But was that a challenge earlier, or? Oh, it was a very big challenge. Okay. Because for some reason, for the last 3 or 4 years, not related to taxation, banks were actually not willing to fund infrastructure. That is because of clearances, approvals, environment, and all that. But banks are not willing to fund it. Now there's a direct incentive for banks to say, you raise the resources, long term, don't keep CRSLR. In fact, I think there's a carve out even from priority sector. You create this asset, you don't have to create a priority sector asset against it. It's a big incentive. I think this is a big one. So you're saying the resource tap has been opened up? Has been opened up, and that's a okay. big factor. Okay. So I think there are all these big tickets are being ticked off. So Saugata, is that something that you're you're in consonance with? I mean, the resources side of the equation being freed up, Very or much. likely to be freed up further Very with much, IPOs very and so much. on. I think I agree with Bedi that this is a huge step ahead for banks. Remember that one of the basic problems that we had over the last 2 or 3 years was this extreme constriction of financial savings. Households did not have too many avenues to invest, and with very high inflation they chose to deploy most of these funds into relatively unproductive assets like gold, probably into some real estate and so on. So one of the biggest needs, and as a result of which we had perforce to depend on foreign funds, on overseas funds, overseas investors. So what is it in the budget which will actually tempt an individual to move his or her savings from these assets which you talked about to, let's say, more financial assets? One of the things definitely is, as we just heard, that people now might be able to invest in institutions that they're more familiar with. Say an Axis Bank investing and putting out long-term funds. I mean, investors would be far more comfortable with this than many other such instruments and products. There's yet another measure in public sector banks. Retail participation in disinvestment of public sector banks, that's yet another opportunity, harks back to what happened in the UK during Margaret Thatcher's time. So that's yet another avenue for retail investors to participate. Right. So, and you're saying the overall IPO market, which could see supply That's from right. public sector units Absolutely. and so on. Yeah, Vaidyanathan, and then... So that's it. Basically, as alternatives, now equities are suddenly available, markets are doing well, confidence is high and so on. So alternative financial instruments, equities are opened up. Moment banks start offering long-term bonds, I think that is a market never available, so markets are going there. Now in the longer run, if fiscal deficit is held up well, then interest rates will also come down, and therefore investments in the bond market, generally speaking, also will go up. So I think all these three investments opportunities opening up will actually reduce the temptation to go towards gold. Okay, Uday, let's look at it from the individual now, right? The taxpayer, the income, the salaried person. Can you walk us through what this means in terms of deductions, benefits, the new exemption limits and so on? So if you look at it, Economic Survey did make a reference yesterday. It said that the savings rate has gone down from 37% to something like 30% over the last 5 years. Now what this budget will do, increase in exemption limit from 2 lakh to 2,50,000. More money is available to the taxpayer. You have ATC, the deduction going for LIC, for Provident Fund, from 1 lakh to 1,50,000, more money available. Naturally, the savings will increase and this money will come back in the market. So लेकिन उधर वैद उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद 3 लाख तक स्लैब पहुंच सकता है, बल्कि आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान तो बीजेपी ने काफी बड़े-बड़े वादे किए थे कि 3 लाख तो कम से कम हम करेंगे. So expectations काफी थी, पर मेरे हिसाब से क्लियरली वो डायरेक्शन में जा रहा है. तो आप देखें, उन्होंने कहा कि न्यू डायरेक्ट टैक्सेस कोड आएगा, मे बी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा. उसमें ये चेंज होना जरूरी है कि स्टैंडिंग कमेटी ने काफी रिकमेंडेशन की थी कि एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए 1 लाख से 3 लाख. मैं चाहती हूँ बहस को हम 2 महत्वपूर्ण डायरेक्शंस में लेके जाएं. पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जो एफडीआई की लिमिट है उसको बढ़ाया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में खासकर, और डिफेंस में. और डिफेंस जो कि पॉलिटिक्स के हिसाब से भी, राजनीति के हिसाब से भी काफी नाजुक एक क्षेत्र है. वो दूसरे सोशल सेक्टर की क्या इस सरकार की नीति रही है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सौगत जी आपसे शुरुआत में करूंगी कि जो डिफेंस सेक्टर में खासकर बात की गई है एफडीआई को बढ़ाने की, और ये कहा गया है कि इसको ज्यादातर इंडिजिनस करने की कोशिश की जाएगी कि भारत में ही हथियार और तमाम चीजें बने. कितना प्रैक्टिकल ये है? कितनी नौकरियां इससे आ सकती हैं? और जो पैसा अलॉट होगा, जो आएगा, क्या आपको लगता है कि इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टर्स आने में? होंगे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है डिफेंस इंपोर्ट्स के. वन ऑफ द आई थिंक द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड.
और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स भी हैं, बहुत सारे हमको मॉडर्नाइज, बहुत सारे एरियाज हमको मॉडर्नाइज करना है, बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज लाने के हैं। और रिमेंबर, डिफेंस का एक बड़ा चीज होता है जो यूएस में पर्टिकुलरली देखा जाता है कि बहुत सारे स्पिन ऑफ्स होते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी से, खाली डिफेंस का लगता नहीं है, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट में लगता है, टेक्नोलॉजी में, आईटी में लगता है, बहुत सारे चीज, उसके स्प्रेड्स बहुत बड़े होते हैं। सो ये चीज यदि एक्चुअली और ये ऑटोमेटिक एफडीआई है, उसके ऊपर केस बाय केस बेसिस पे इसके और ऊपर जा सकता है। तो मेरा ख्याल है, आई थिंक दिस इज अ वेरी इनेबलिंग मेजर टू गेट अ लॉट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इनटू डिफेंस, एंड प्रिज्यूमेबली इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट, दिस कैन एक्चुअली पर्कुलेट इनटू दूसरे। लेकिन सुनील कपाड़िया, इस पे एक खासकर तर्क ये दिया जाता है, ये दलील कि ये बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि शायद एफडीआई का आना राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा ना हो, या जिस हद तक एफडीआई को अलाउ किया गया है। आपको लगता है, मैं जानती हूं आप कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, आपको लगता है ये सेंसिटिव क्षेत्र है जिसमें कि फॉरेन मनी आना ठीक है? So yes, see what has also been provided is that you can only take 49% under the automatic route. If you want board control or you want management control, then you actually have to go back to the government for approval. So I think there is a safeguard which has been built, considering that this is a very security area, and it is very, very important for the country to safeguard its security. So there is a safeguard which has been built up even in this FDI. ओपनिंग अप इन द डिफेंस सेक्टर। आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल डायरेक्शन का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो ये सरकार जिस मैनिफेस्टो के साथ आई है, चाहे वो गंगा को 2000 करोड़ से ज्यादा अलॉट करना, या फिर उनका ये कहना है कि एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम एक स्ट्रांग नेशन बनाना चाहते हैं जिसमें रक्षा के तमाम फैसले हम लेंगे, ज्यादा हथियार बनाएंगे, आर्मी को मजबूत करेंगे, इस बजट से क्या आपको वो भी एक पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है? मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो एक स्ट्रांग नेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी एक्चुअली नींव जो है एक स्ट्रांग इकोनॉमिक सुपर पावर की जरूरत है, जहां पे रिसोर्सेस हों और फाइनेंशियल रिसोर्सेस हों, वही हथियार खरीद सकते हैं, वही आर्मी अच्छा रख सकते हैं, सो ऑन। सो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बजट का स्ट्रांग पॉइंट ये है कि इस डायरेक्शन में चलें, 4 साल चलें, तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। हो सकता है हमारे पास फिस्कल सरप्लस भी आने लग जाए, और मतलब अभी 2 साल में अभी फिस्कल डेफिसिट को 2% करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कम कर देंगे, तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। और देयरफॉर नेचुरली इसका जो इंपैक्ट है, जो हम कहते हैं स्ट्रांग, सुरक्षित देश, साफ देश, स्वस्थ देश, ये सब बात आपने अच्छी बात कही है कि जिसके पास पैसा होगा वो शायद हर दिशा में आगे बढ़ सकेगा, लेकिन वही एक आर्मी पाल सकता है। लेकिन आर्मी के अलावा एक मजबूत देश की पहचान ये भी है जिसमें अमीर और गरीब बराबरी पर खड़े हों, एक ऐसे देश की पहचान जहां कॉर्पोरेट्स का ध्यान तो रखा जाए, लेकिन एक दूर दराज के गांव में वो व्यक्ति जिस तक आजादी के 6 दशक के बाद भी बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, उस आदमी के बारे में भी सोचा जाए। क्या ये बजट उसका रिफ्लेक्शन देता है? क्या जो आखिरी पैमाने पर खड़ा हुआ गरीब आदमी है उसकी तरफ कोई ध्यान है? देखिए, ये एक आम तौर पे मेरे हिसाब से हमेशा गलतफहमी रही है कि जो कॉर्पोरेट्स है वो कॉर्पोरेट्स और आम आदमी है। बिकॉज जो एंड ऑफ द डे जब कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करते हैं तो आम आदमी से ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं इंडिया में अभी हर साल हमें 10 मिलियन नौकरियों की जरूरत है। अब अगर कॉर्पोरेट्स ग्रो करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेंगे तो ये भी लेकिन अगर ऐसा होता वैद्यनाथन तो फिर कंपनियां खड़ी होने के लिए गरीबों की जमीन नहीं ली जाती। हो सकता है आज के दिन ये सब बातें अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ना सच बात लैंड एक्विजिशन जो हमारा कानून है उसके मद्देनजर अगर इसको देखा जाए कि कॉर्पोरेट्स को कितना हम पुश मैं आपका जवाब 2 तरह से बराबरी करने की कोशिश की है। एक तो मैंने कहा जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोग ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो पहली बात वो है। दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने इस बात का जरूर ख्याल रखा है कि जो आम आदमी है इनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिस्ट ऑफ सूची देखें ऑफ द लिस्ट ऑफ सोशल प्रोग्राम्स जिसके ऊपर वेलफेयर मेजर्स करी गई हैं, पिछले वेलफेयर मेजर्स कुछ भी टच नहीं करी हैं। नरेगा जो है 33,000 करोड़ पूरा एलोकेशन हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, और अगर उसके लिए अगर इन्फ्लेशन कम हो जाए तो एक बिगेस्ट बेनिफिट है। और फूड सिक्योरिटी को लेकर पहले काफी हंगामा किया बीजेपी ने, हम जानते हैं चुनाव से पहले यूपीए सरकार के दौरान की काफी दबाव डाल रहा है, देश को नीचे लेके जा रहा है, डुबो रहा है। फिलहाल फूड सिक्योरिटी के साथ भी इन्होंने खास छेड़छाड़ नहीं की है, तो ये पैसा कहां से आएगा? इन्होंने पब्लिकली कभी इस मामले का अटैक नहीं किया क्योंकि ये बहुत पब्लिक इश्यू है। बट ये बात जरूर है कि मेरे हिसाब से जो इन्फ्लेशन जो किसी को मारता है सबसे ज्यादा गरीब को मारता है। तो इस पॉलिसी का मोस्ट इंपैक्ट इसमें गिव अवे कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपको फ्री कुछ दे दिया, लेकिन ओवर पीरियड टाइम इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होने का सबसे बड़ा बेनिफिट गरीब को होगा।
जी, और फूड सिक्योरिटी कानून का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि अभी पोस्टपोन करेंगे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है करने के लिए, पोस्टपोन करेंगे और जब रिसोर्सेज बन जाएंगे तब देंगे, मेरे हिसाब से अच्छा प्रूडेंट पॉलिसी है। So, Uday, let me come back to you and then to this thing. Two questions, right? One is this the beginning of a roadmap? You know, the government also has been talking, okay, we're building a 5-year roadmap and this is the first step, and does this look like that? And the second is somewhat taking up from the inflation growth matrix that we went into this budget. Is this really anti-inflationary? So I think this is clearly a roadmap, and if you look at pre-budget, when the government came into power, they said it's going to be a 2+3 formula. So 2 years is going to be a consolidation, putting house in order, followed by a 3-year aggressive growth plan. In such a manner, there may be over a 5-year period, you have a 7 to 8% growth. I think जो आप पूछ रहे थे, 7 to 8% growth. Yeah. So clearly, उदय वैद, आपका जो है माइक हट गया है, इस बीच ये फिक्स होता है, हम दूसरे मेहमानों से बातचीत करते हैं। स्वागत भट्टाचार्य, ये बताइए कि जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उदय वैद, हम उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई महंगाई जो राजनीतिक मुद्दा भी रहा, जिसको माना जाता है कम से कम आधी वजह उस बात की रही 50% कि यूपीए सरकार को इतनी बुरी तरह कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, इस बजट में क्या ये रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है कि महंगाई कम हो सकती है? आपके परमिशन से ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा बिल्कुल पूरा इसमें। There are 2 or 3 things in the budget. One, of course, this is, as you said, Govind, that this is part of a continuum of measures. Just before the budget, we just... My question was, are we getting a sense that it's a continuum of measures as yes, opposed to it being one? We are, because just before the budget, we saw that the minimum support prices this year, has been raised by only about 1.5%. The previous year it was 4.5%, the year before it was 15%. The increasing MSPs, we presume, has been one of the largest drivers of inflation. Now, there are various arguments for and against this. So, this is one aspect of the budget. The other measures that will have an impact on inflation, कि capacity constraints माने just last 3 साल में कोई नया capacity हमारे देश में नहीं आया. तो ये capacity, because demand वेरियस रीजंस के लिए, लेकिन वो डिमांड को फिल करने के लिए एडिशनल कैपेसिटी नहीं है. ये बजट में थ्रू वेरियस मेजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या रियल एस्टेट के लिए हो, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इसके थ्रू से धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट 3 years कैपेसिटी बढ़ेगा. आई थिंक दीज आर द 2 मेजर एस्पेक्ट्स. इसके साथ आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेशन है जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये तरीके से फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम कहते हैं कि मैंने जो प्रोसेसेस, क्लियरेंसेस वगैरह, इसको फैसिलिटेट. अपनी बात भी खत्म कर लें, उनको बीच में काटा गया. हाँ, सो जो कह रहा था कि 2+3 फॉर्मूला जो गवर्नमेंट ने बताई, 2 साल कंसोलिडेशन फॉलोड बाय 3 साल एग्रेसिव ग्रोथ, इन सच अ मैनर कि पूरा 5 साल का पीरियड देखोगे तो एग्रेसिव ग्रोथ 7% या 8% होनी जरूरी है. और वो सब आप स्टेटमेंट देखोगे तो क्लियरली ये टाइम पे आ रहे हैं. इन्वेस्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने बात की, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. मैन्युफैक्चरिंग में आप देखो इन्वेस्टमेंट अलाउंस देंगे अभी छोटी कंपनियों को. अगले साल में गवर्नमेंट ने लगाया था कि 100 करोड़ से ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगी, जो थी बहुत साल पहले. ये टाइम पे उन्होंने बताया कि 25 करोड़ से ज्यादा लगाओ तो मिलेगी. इसका मतलब एसएमई सेगमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. तो आम आदमी के लिए भी एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें से ग्रोथ होने वाली है और ये इंडस्ट्रीज बढ़ेगी ऑल ओवर कंट्री में. तो मेरे हिसाब से क्लियरली ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, वो हिसाब से. Okay, Vaidyanathan, inflation, and I mean I'm coming back to that point, right? So let's look at inflation and interest rates now, and 2 things again our viewers would like to know. What's your sense? I mean, do you see some of these measures contributing to a reduction in inflation and a reduction in interest rates? See, this is a derived answer. Yeah. Okay, it's a derived answer because there's no explicit conversation in the budget. Yeah. But certainly one of the most credible activity done in this budget is describing the fiscal deficit correctly. Number 2, no new populist schemes, and number 3, direction saying that subsidies will be phased out as and when possible. So, मेरे हिसाब से what will happen is that the over period of time, because of controlling fiscal deficit, there will be a direct impact on inflation. But inflation, as this gentleman very correctly pointed out, is not going to come down only from this. Big factor is fiscal deficit. Other factor is minimum support prices, which is being addressed. I think 2-3 things inside the budget, outside the budget, they are all coming together to address inflation. Only thing is, जब हम अच्छे दिन की बात करते हैं, often we are cynical about it कि बहुत अच्छे दिन आ गए, मोदी साहब आ गए, अच्छे दिन कहाँ पे आए हैं? It will take time. It will take about maybe 7 months to 1 year. And you're saying अच्छे दिन is really interest rates? Is it inflation? No, both. Inflation. And they are all connected. When inflation will come down, interest rates will come down. Therefore, my theory, my thinking on this matter is that the direction is right.
matter of 6 months to 9 months, inflation will come down, interest rates will come down, and then there will be all-around relief for everybody. And more than that, investment cycle will pick off in full stream when this inflation So, comes down. Saugata, let me ask one yeah, point, if go you ahead. don't mind, on the fiscal deficit, what Vaidhi is saying. For the first time, he said that the prior government, the focus was reduction of the expenditure. Here, the government's focus is going to be enhancing revenue. And if you do that through investment activity, and then if you put new projects and everything, and not necessarily, once you control expenditure, you are able to, put a balance sheet, maybe accounting jugglery, and, you are able to control the fiscal deficit. Now, through increase in the revenue, if it is going to come, then naturally is going to be more income. More income is going to be more investments and everything, and that, I think, is a very positive way of And you're saying that containing this the budget is fiscal giving deficit. you a direction that Absolutely. you're going to see more revenue coming in, Absolutely. resource side of the balance sheet. And he's given you no tax breaks. He's giving you, so far at least, yes. Okay, Saugata, common man, if you were to look at the budget holistically now, we went in an environment of high inflation, growth slowing down, therefore impact on jobs, employment and so on. Poverty line has, for various reasons, including computational, has gone up. The number has increased again. What does this look like? Does this look like things are going to get better for the common man in, let's say, the 6 months to 1 year that we are talking about? Or could it take longer? What are the factors at play? My sense is that you'll probably not see a very rapid change in the ground level reality. Ground level reality matlab kya? When we are talking about jobs, that's the first one that hits us. Sure. Even more immediately than inflation. If you have a solid, stable job with a stable income, I think that's what we all look forward to. That's number one priority. Iske liye, I think you will see some of these measures beginning to come in. Jobs is a very difficult situation because we have moved towards a situation where our wage rates have increased significantly, so we have seemed to be pricing ourselves out of the market. Jobs have become more capital intensive, so I think with the focus on SMEs particularly, say for instance, textiles, some parts of exports, the export engine will begin to work over here. I think you will see a movement of jobs. I think we have been starved of jobs for a long time. But together with this, with jobs, I think the price level will begin to come down, not immediately, Right. because we have had a price suppression. We have price ko daba ke rakhe the bahut for a fairly long time. So that needs to come up to the market. So, but over the next year and a half, 2 years, I think we'll see गोविंद, दो something. महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ हमारे मेहमानों का ध्यान उसकी तरफ बटाना, फिर एक और बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है न्यूज़ का, उसकी तरफ भी हम जाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज सुनील कपाड़िया जी की नॉर्थ ईस्ट को जो है वो इस बार कहीं पहले से बेहतर एलोकेशन हुआ है। आपको लगता है कि सरकार जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि जो पिछड़े हुए या दूर दराज के जिन्हें जो राज्य हम कह रहे हैं उनकी तरफ ध्यान बटाना, चाहे वो ट्राइबल्स को मंत्रालय में ज्यादा शामिल करना, उनको ज्यादा मंत्री कई बनाए गए हैं और इसमें नॉर्थ ईस्ट को फिलहाल ज्यादा फोकस देना किस दिशा की तरफ इशारा करता है? दो चीज की तरफ यह इशारा है। एक तो नॉर्थ ईस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसको अपग्रेड करे, और एक इंक्लूजन आ जाए, एक अपग्रेड करे, सो दैट दे आर आल्सो एबल टू एंजॉय द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच the other developed parts of the country are क्योंकि अगर पॉलिटिकली देखें तो बहुत नॉर्थ ईस्ट जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है सरकार में, केंद्र सरकार की तरफ से। एक और मेजर उन्होंने अनाउंस किया, आई थिंक 900 crores फॉर डेवलपिंग विलेजेस अक्रॉस बॉर्डर्स, which seems to be a neglected territory. और अगर उसी को भी वो डेवलपमेंट करे तो उसका भी एक अच्छा सा इंक्लूजन आ जाएगा। ऐसे लग रहा है कि जो बॉर्डर पे जो विलेजेस है जो कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बिकॉज ऑफ अग्रेशन फ्रॉम नेबर्स, उनका डेवलपमेंट करें। और एयरपोर्ट्स बनाने की बात है कि उन शहरों में टायर 2 3 सिटीज के लिए एक स्पेशल स्कीम आने वाली है एयरपोर्ट डेवलपमेंट की, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रेल कनेक्टिविटी तो काफी बढ़ाने के लिए बात हो चुकी है, रेल बजट में अनाउंसमेंट्स आ चुके हैं और काफी इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एफडीआई से लाने के लिए कैबिनेट में ऑलरेडी एक अप्रूवल की पेशकश हो चुकी है उसके लिए। अभी वैद्यनाथन, इसके अलावा अगर कमजोर तबकों का हम जिक्र करें, SC STs का जिक्र करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, क्या ये सरकार ये बजट जो है फिलहाल उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव नजर आता है? आपको लगता है कोई खास ध्यान उनकी तरफ दिया गया है, खासकर SC ST और माइनॉरिटीज की तरफ? मैंने जब बजट सुना था तो मैंने ये जरूर सुना था कि देयर इज सम स्पेशल एलोकेशन फॉर माइनॉरिटीज, सम 100 crore allocation for madrasas. Then I heard about this allocation for scheduled tribe. Definitely I heard these comments. I did not concentrate, I could not grasp it in the speed of the moment, but certainly I heard some things and maybe my colleagues can participate on it. जी
So, वैद जी आप बताना चाहेंगे? कश्मीर के लिए Yeah, भी कश्मीर के लिए package है। काफी स्पेसिफिक उन्होंने कमेंट किया था। सो वो जो था देश को विकसाने के लिए हर एक जो स्टेट्स अभी तक डेवलप नहीं हुए वहाँ फोकस करना जरूरी है, क्योंकि जो डेवलप स्टेट्स है, डेवलप सिटीज है, वो तो 100 स्मार्ट सिटीज, वो कहाँ पहुंचेगा देखना पड़ेगा कौन सा 100 शहर होंगे सिटी। बट क्लियरली उन्होंने कश्मीर का बात किया था। और ये थोड़ा इंक्लूसिव है बिकॉज इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी उन्होंने आउटरीच कश्मीर नॉर्थ ईस्ट वो कवर किया है। लेकिन खासकर इस सरकार में जो एक पॉलिसी इनकी नक्सलिज्म से लड़ने वाली बात है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है हम एक तरफ से इसका मिलिट्री सोल्यूशन भी ढूंढेंगे लेकिन साथ साथ विकास की बात भी करेंगे। आपको लगता है कि इस बजट में कोई ऐसा एलोकेशन है जहां ये लग रहा हो आपको कि ट्राइबल एरियाज को डेवलप करने की तरफ कोई इशारा है, जहां डेवलपमेंट यानी विकास जो है वो ट्राइबल्स तक पहुंचने की बात है? जनरल बॉडी लैंग्वेज ऑफ द बजट वाज लाइक दैट, इट वाज गोइंग डाउन द लाइन, नरेगा इट्स ऑल इंटैक्ट इन टर्म्स इनकम, ज्योग्राफी वाइज नॉर्थ ईस्ट कश्मीर सब कवर किया है। आई थिंक ये थोड़ा सोशल इक्विटी के उन्होंने नजर जरूर रखा है, बट ये हमें जरूर नहीं भूलना चाहिए कि मेन एजेंडा इसका डेवलपमेंट है एंड इट इज अनमिस्टेकेबल। रोड्स, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, it is just fantastic. It is just one of those budgets where you can think in terms of long. Adinath, you talked about inclusion, and we were talking about inclusion. Financial inclusion was also touched upon in the budget, in as much as he said that you'll have one single KYC for all financial instruments. That also comes on the heels of the statement that 200 million more accounts should be opened. Therefore, bring as many Indians into the banking net, allow them to access the financial system, and then empower them in some ways. I mean, how do you see that going? Is that, or were you expecting more from this budget? No, actually, I don't know how it figured in the budget. I'm happy it did. Because it is not a P&L item for the government, but at least it was a statement of intent, because they said actually 2 bank accounts should be opened per household, and that is very good, just a statement. And to top it off, he actually used the word saying that it is not just opening an account, even credit facilities should be made available. Now, how to make a banking system give credit facility, it's easy to say, it's more difficult to do, because end of the day they have to care about how they will recover the money, but the intent is very much there. I think financial inclusion, jab hum baat kar rahe the, we missed that important point. I'm glad you pointed out, Govind, that banking account opening and making credit facility available, it is part of the game. Shogata, I think it's a very major. I mean, remember, as always, koi bhi budget, any budget has a large component of moral suasion. Moral suasion is a big word for saying that the government uses its bully pulpit to spread a message across. So the integrated KYC, I think, is a very major step forward. I mean, even before we had heard that there have been relaxations of the restrictions on address proofs and so on. So, I mean, remember that one of the major aspects of financial inclusion is the provision of credit. So lower income households, remote areas have been deprived of credit. Credit is a very major pillar. So, I mean, if you can move a system towards increasing credit, I think that's a very major step towards financial inclusion. Other than that, one of the other major things that has happened is that he's talked about increasing land titling. Land titling is absolutely critical now, because, I mean, one of the areas that has been holding up many of the problems of land acquisition and so on is this lack of clarity on who owns the land and so on. So with land titling, if the government actually tries to replicate some of the successful experiments of states like Rajasthan and Kerala, I think that will be a very major move towards making land acquisitions a simpler process. जी, स्वागत भट्टाचार्य, जा रहा है। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या बराबरी की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ, इसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें कहीं लिस्ट हो रहा है? जितना एलोकेशन है उस नंबर्स को अगर हम देखें तो क्या उससे आपको लगता है कि अच्छा एलोकेशन गया है उनकी तरफ? ये भी मुझे एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं है कि कितने परसेंटेज जीडीपी के जो हम लोग बात करते रहते हैं कि हेल्थ केयर, एजुकेशन शुड गो अप टू 6% ऑफ जीडीपी एंड सो ऑन, जो डेवलप्ड कंट्री, अच्छे इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो मुझे नंबर्स में अभी तक देखा नहीं हो ठीक से, लेकिन मैंने बात तो हुई है यहाँ पे दे हैव इंक्रीज द एलोकेशंस ऑफ हेल्थ केयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर, एजुकेशन। आप जो कह रहे थे जो वीकर सेक्शंस को कैसे आगे बढ़ाएं, he's announced new aims in every state. That's right. ESI, some improvement in ESI. So I mean, it's actually the Vajpayee government had already said that had set a target for 8 AIMS institutions earlier. 16. And, he said 16. And now they're obviously taking IITs की भी बात हुई थी कि IIMs और And again, expansion of all these concepts of better education, higher education to more parts of the country
it is inclusive in its own way without being stated so. सुनील कपाड़िया, मैं एक बात थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करती हूँ कि चूंकि बार बार ये कंपैरिजन होना लाजमी है कि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार, यूपीए सरकार का जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट था वो ये था कि ये सरकार गरीबों के लिए है और सबसे पहला हिस्सा गरीबों को हम देंगे। वो अलग बात है कि वो उनको डिलीवर करने में कमोबेश नाकाम रहे, लेकिन इस सरकार में बजट का अगर हम एक डायरेक्शन देखने की कोशिश करें तो क्या वाकई ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर को कोई तरजीह दी गई है? अगर मनरेगा का हम बात करें, सोशल फूड सिक्योरिटी की हम बात करें, तो ये बड़ी बड़ी स्कीमें शुरू की गई यूपीए सरकार के जरिए। एनडीए में ऐसा कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसमें गरीबों को उठाने की कोशिश की गई हो या फिर मिडिल क्लास को और ऊपर लाने की कोशिश की गई हो, ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है? सो इवन जो पहले के जो प्रोग्राम थे, एनरेगा के प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा है कि रादर देन जस्ट गिविंग मनी to people who are below poverty line and sort of only enhancing their income, we will create assets and infrastructure out of that. Now that asset and infrastructure is a very, very good move, because if you create infrastructure and if you create assets out of even your social sector spending, that will give boost to further economic activity in the areas where these programs are carried out, and it will generate more employment opportunity. So what this government is trying to do is that while continuing with the social sector spending, that to bring an upliftment in the people who are below poverty line, it is trying to use that money by giving them employment and creating assets and infrastructure out of that, which will ultimately help the country to go to a much higher level. आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि माना जाता है कि इस पार्टी का, सरकार का जो वोट बैंक है वो बेशतर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, ऐसे में कहीं गरीब पीछे ना छूट जाएं। आपको इस बजट में नजर आ रहा है कि गरीबों के लिए एक अच्छा एलोकेशन हुआ है? खासकर वो स्कीमें तो हमें सुनाई नहीं दे रही हैं, हो सकता है बाद में उसका अनाउंसमेंट हो, जैसे बजट पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन क्या इसमें आपको नजर आता है? नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ कि ये साइलेंटली अवेलेबल है, साइलेंटली, बिकॉज जो आप बड़े प्रोग्राम्स अनाउंस करते हैं, नरेगा हो, आप डायरेक्टली किसी को पैसा देते हैं, यहाँ पे ओवर पीरियड टाइम इन्फ्लेशन कम होगा तो आपके जो गरीबों के जेब में जो पैसा बचेगा, गरीब जो पैसा बचेगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक साइलेंट वैल्यू एडिशन है। आई डोंट थिंक इनके पास नए स्कीम्स अनाउंस करने के लिए ना इनके पास पैसा था, ना फिजिकल स्पेस था। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल सेंसिटिविटी थी कि फूड सिक्योरिटी या बाकी मनरेगा किसी को ज्यादा छूने की कोशिश नहीं की गई है? हाँ, मेरे हिसाब से डेफिनेटली पॉलिटिकल सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक अगर आप देखें तो जो गरीबों को बेनिफिट देने का जेन्युइन तरीका ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, नौकरियां मिलें और नौकरियों से लोग कमा के खाएं, तो दैट इज जेन्युइन वे। बट ये थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आई थिंक पॉलिटिकली इन्होंने इसको जस्ट आगे बढ़ाया। आई थिंक द मोदी गवर्नमेंट हैज कम इनटू पावर ऑन द प्लैंक ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. Not so much on subsidies and dole and handout, and perhaps, but I think it does reflect a certain degree of maturity, perhaps, that there is continuity in these schemes and there's no evident way, I mean, move to junk things because they were done by the previous government. So I think we are forgetting that this is a difficult time that the government has just taken over last 30-45 days. Yeah. And आप जैसे बोलते हैं बजट जो सब मर्ज की दवा नहीं है कि एक ही दिन में सब सॉल्व हो जाएगा. I think the focus is going to be more consolidation, putting it across. Continue with those things which are relevant. It's not that you scrapped everything, right? Continue with those, but focus on the development and focus on investing in infrastructure, creating more jobs. Automatically the money will come into the. लेकिन डेवलपमेंट में जो इंक्लूसिविटी है वो आपको नजर आ रही है? जो इंक्लूसिविटी है नजर आ रही है आपको डेवलपमेंट में? क्योंकि जब बात हो रही है सबका विकास, सबका साथ, तो क्या सबका साथ हो रहा है? सबका साथ हो रहा है, मेरे हिसाब से साथ हो रहा है. आप देखोगे body language, as Vedanthan says. No, but if he was comfortable with the body language. Yes, but your comment, I think they were very mature and very pragmatic. We did not scrap the past, did not add new, but focused on growth and development. It was very mature and pragmatic. They diverted it to a growth trajectory. It diverted to a growth. क्योंकि वैसे कहीं ना कहीं बात ये की जा रही थी कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो माइंडलेस पॉपुलिज्म कर रही थी और डर ये था कि कहीं एनडीए सरकार आके माइंडलेस डेवलपमेंट ना करे. कहीं ना कहीं भारत को इन दोनों के बीच में रहने की जो एक कोशिश है कि ना माइंडलेस पॉपुलिज्म हो, ना माइंडलेस डेवलपमेंट हो, बल्कि गरीब आदमी, आम आदमी, खास आदमी, सबका ख्याल रखते हुए एनवायरमेंट का भी ख्याल रखा जाए और उस सबको लेकर आगे बढ़ा जाए. ये डेफिनेटली बैलेंस्ड है. वैसे मैंने ऐसा कोई वर्ड माइंडलेस डेवलपमेंट नहीं देखा है. इंडिया नीड्स डेवलपमेंट, बट माइंडलेस पॉपुलेशन वर्ड जरूर सुना मैंने. और शायद कारोबारियों के लिए कोई भी डेवलपमेंट माइंडलेस नहीं होता. नहीं, ऐसी बात नहीं है. मेरे हिसाब से सब कारोबार नौकरियां खोलती हैं, अच्छी बात है. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. Okay, Saugata, what's your again? I'm coming back to the theme with which we started this the sort of approach to the budget. The fact that the government only had a few weeks to put this together. Could we see more things happening outside of the budget, particularly if we are to
come back to the agenda of growth and inflation and jobs and so on? And what could they be? Well, I mean, this is definitely work in progress. I mean, the budget is one step. Remember, the budget is only taxes. Sure. So, I mean, you use your tax and expenditure levers to try to modify behavior. There's a big way of saying, I mean, if the government wants to do something or doesn't want you to do something, I mean, this is one way in which it can give you some, it gives you a little bit of tax exemptions on your tax income, on your taxes, income taxes, and gets you to consume a little bit, maybe get you to save a little bit. Now, what are the other big things that need to be done? First, I mean, quite other than everything else, focus on the GST. I mean, if we, as we all hear, this adds another 1.5–2% every year to GDP. That's a huge number. So get this moving. I mean, 1.5–2% of GDP is a very large number. Co-opt states. The other thing that they need to do, and that's really off budget. I mean, that's not, that's completely. It's all been said. But really he's also put in some stuff because the budget needs to compensate the states. So state allocations need to move forward. The other major thing that that the Prime Minister in particular has been talking about is center-state relations. India is a very major federal structure. So to get things moving, you need to co-opt states into your own line of thinking. Whether it be through fiscal means, whether it be through allocations, whether it be through other exemptions that are given to the states, I think that's another major part. बल्कि स्टेट से नहीं पूरे साउथ एशिया को मिलाने की बात की गई है कि अच्छे दिन का जो प्रभाव है पूरे साउथ एशिया तक जाएगा. ऐसा दिख रहा है आपको? ये तो बहुत बड़ा चीज था उसके उनके इनॉग्रेशन के समय, I mean, अनप्रेसिडेंटेड स्टेप. और वो होना भी चाहिए क्योंकि आई मीन द जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, ये भी बड़ा वर्ड है, दैट विल लिव इन हमारे नेबर्स के साथ, नेबर्स के आउटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इंटीग्रेटिंग विद एशिया पैसिफिक कंट्रीज, ये बहुत बड़ा चीज क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में भी पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमिक्स हावी नजर आती है मोदी सरकार की. बिल्कुल, एज माय कॉलीग वाज सेइंग कि ये इकोनॉमिक्स इज द कोर. बाकी आप कुछ भी करो, आप foreign policy karo, it's the economics which is the core. If you are a strong country, I mean, you'll be able to use, you do many other things than if you have to go to the IMF to get funds and things. So I think the economy needs to be. Vaidyanathan, and then, unfinished agenda. What's left now? I mean, we've talked about where we were before we went in. We talked about what the budget triggered off. There are some things which are work in progress. What's the major unfinished agenda now? According to me, 2 or 3 unfinished agendas there. One is could have been done in the budget, one is outside the budget. In the budget, I feel that when we are talking of FDI at 49%, we are still playing it safe. It is better than before, still playing it safe. I mean, there are many areas where we should invite more than 49% and even 74%. There's no problem. Insurance. You mean specifically defense and insurance? Insurance, yes. What is wrong with 74%? They will bring in technology. There is no harm making rockets here and using it here rather than importing it. So that is one thing. And similarly in other sectors, unfortunately in retail this government has taken a stand that they don't want to bring it, but that's a good thing to do. And there are many such sectors where FDI should be permitted more than 50%. Off budget, one big area that is pending, according to me, is what is happening right now to the small and medium entrepreneur and even for the large entrepreneur. But the large entrepreneur is able to manage it, small entrepreneur is finding it difficult, is the Inspector Raj. Because everybody has sales tax coming after him, excise tax coming after him, octroi man coming after him, service tax coming after him, income tax manning, and they all come and make inspections. You haven't done whitewashing to your office, your name board is looking too small, it should have been bigger. Inspections are happening. So I think that at some stage if they, change the Labor Act, if they change all the taxes and bring it into one GST, then you deal with only one GST officer, not deal with 5 officers. But many of these are at the state level. Right? I know. No. Some are state, some are center. Yeah. But the point still is that I think, long and short, ease of doing business is something that we should be focusing on. Is the off-budget thing that we have to do. And in any case, the NDA has talked about improving in the entrepreneurial climate and so on. It's a real need, I can tell you, because many of our customers tell us. Okay. I think there are a couple of points that I would put in. I think one of the key issues in the past is how do you handle this black money? And he did make some passing reference to that, but beyond that there was nothing, and maybe we don't need that. The budget will say he's already there is a special investigation team running. I think just yesterday's, if you just see yesterday's Economic Times or one of the newspapers, it says that Switzerland has said there are no accounts by Indian tax residents in Switzerland. I think it's very hard to comprehend. The whole genesis of this discussion is that. So how would he handle that part with confidence?
confidence to the honest taxpayer. Right? That's one thing. And second, I think we spoke about GST. He did make a passing reference. Economic survey does talk of the central GST now. I think that's going back from what we have been talking. But implementation of GST at the earliest will really give a boost to the economy. And maybe and it's a good point, interesting point that you're making. You're saying black money, getting it back is one part, but give the honest taxpayer here more comfort that he or she needs to be paying tax to. Absolutely. Okay. सुनील कपाड़िया, एग्रीकल्चर की तरफ बात करना चाहती हूँ मैं कि कृषि क्षेत्र है खासकर जिसमें भारत का आधी आबादी से ज्यादा निर्भर करता है, कुछ लोग कहते हैं शायद 65-70% तक भारत निर्भर करता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फिलहाल जो कदम उठाने जाने हैं उसका कोई रिफ्लेक्शन इस बजट में नजर आया? जो एलोकेशन है उसमें कोई कदम में आपको नजर आया? कहा यह भी जाता था कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में जो एग्रीकल्चर को कृषि को जो महत्व मिला, क्या आपको लगता है इस एनडीए में 10 साल बाद वापस वो आएगा दौर? 2 या 3 चीज देखिए ये अनाउंसमेंट्स में। वन इज that there will be a 4% growth in agricultural sector is what I think this budget has been looking at. Second is I think they have tried to address some of the supply side and the distribution side constraints. For example, they have allocated 5,000 crores for warehousing. Now, warehousing, as we are all aware, the farm produce after production has to reach the consumer point. Now, for that, warehousing is extremely important. If 5,000 crores is being allotted to warehousing, I think it will definitely help the farmer to realize a much better realization for his produce, and the consumer will also benefit in terms of lower prices because the wastage will get will definitely get lowered. So एक तो वो था. दूसरा, I think he has also kept somewhere I heard that he's kept about 8 lakh crores for farmers credit. I didn't understand exactly कि उसमें वो क्या करने वाले हैं, कैसे उसको करने वाले हैं. But I think availability of funds for farmers, credit funds for farmers, has been given its due importance. I don't know exactly how it is going to emerge, after the budget, but yes, the farmer is being taken care of in some sense. आप इसकी तरफ कुछ कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल, इसकी तरफ आप कमेंट करना चाहेंगे? यूपीए सरकार में हमने देखा कि किसानों की खुदकुशी भी हमने देखी, मुआवजा भी देखा, मुआवजे का फेल होना भी देखा। फिलहाल किसानों को लेकर, कृषि को लेकर क्या पॉलिसी नजर आ रही है एनडीए सरकार की? क्या कोई चेंज है, कोई शिफ्ट है? देखिए, ये पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन पे फोकस करना होगा, राइट फ्रॉम फार्म्स अप टू द मार्केट। आप जैसे कह रहे थे कि बहुत सारे ये लॉजिस्टिक्स चेन में वेयर हाउसिंग वगैरह वगैरह, एपीएमसीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, ये एक बहुत बड़ा चेंज इस पे ज़रूरत है। आजकल होता क्या है कि जितने भी जो फूड ग्रेन के प्राइसेस हैव इंक्रीज, लेकिन फार्मर्स के पास बहुत कम पैसा जाता है। सो द एक्चुअल फार्मर्स गेटिंग द मनी जो मार्केट से आती है बहुत कम होता है। लेकिन गन्ना किसानों के लेके जो पॉलिसी देखी सरकार की, वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में कुछ बढ़ावा है, क्योंकि चीनी तो महंगी हुई है? नहीं, वो है। अब ये बहुत सारे छोटे माइक्रो चीज होते हैं, चीनी के प्राइसेस वगैरह। सो इंडिविजुअली इधर उधर ट्वीक करके थोड़ा बहुत जो शायद थोड़ी सी इनएडिक्वेट पॉलिसी थी उसको ट्वीक करके किया जाए। बट ओवरऑल बड़े पिक्चर में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ द सरप्लस, जो बाकी सारे और एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, चीन और हमारे देश में द मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो एग्रीकल्चर में है। चीन की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज 3 to 4 times आवर्स। सो ये किस तरीके से बढ़ाया जाए, नया सीड्स हो, वाटर मैनेजमेंट, हमारी रेन डेफिशिएंसी देख रहे हैं, तो अभी यदि इफ यू कैन मूव द नरेगा सिस्टम टुवर्ड्स क्रिएटिंग वाटर कंजर्वेशन से फॉर इंस्टेंस, दैट विल बी अ ह्यूज एडवांस। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये दौर वापस आ सकता है, कि ऐसी कोई संभावना है कि किसान को फिर अपनी जमीन छोड़कर मजदूर ना बनना पड़े और वो एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट ना करे? ऐसी कोई पॉलिसी, कोई इंडिकेशन नजर आता है आपको? वेल, एक तो है लैंडलेस लेबरर्स के लिए काफी सारा एलोकेशन हुआ है, 20 से 25 हजार करोड़, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द नंबर्स। लैंडलेस लेबर्स को एक्चुअल क्रेडिट देके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, तो वो एक बड़ा चीज है। ऐसा हो नहीं सकता, हम लोग मार्केट इकोनॉमी पे आ गए हैं कि आप फोर्स करके किसी को कहीं से कुछ एलोकेट कर सके। स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से हम लोग को एम्प्लॉयमेंट दूसरी एरियाज में, मोर प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाना है, तो स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्किलिंग इज ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट्स प्रोग्राम। जो अपॉर्चुनिटीज लोअर इनकम को दिया जाए वो स्किल डेवलपमेंट करके, और स्किल के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स की। सुनील, अगला पॉइंट ये है कि एक तरफ अर्बनाइजेशन है और दूसरी तरफ रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच अगर एक बैलेंस हम देखने की कोशिश करें तो इस बजट में आपको जो एलोकेशंस हैं, जो आपको प्रायोरिटी नजर आ रही है, उसमें जितना अर्बनाइजेशन में हमें जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो वर्कफोर्स चाहिए, उसकी तरफ ध्यान गया है, और रूरल डेवलपमेंट जो है वो जिस हिसाब से होना चाहिए, यानी कि ऐसा हो कि अर्बनाइजेशन हो लेकिन इस हद तक जो कि फोर्स ना हो अपनी तरह से। सो दो या तीन चीज देखिए,
एक तो ये जो स्मार्ट सिटीज का जो कंसेप्ट है, उससे अगर 100 नई सिटी बनी besides the current cities, that itself will bring about a lot of change between the rural-urban divide. So a lot of people from rural will be able to move to urban, smaller cities. So I think that's one move. लेकिन सवाल तो इस पे भी है कि क्या इतना अर्बनाइजेशन होना चाहिए, क्या भारत इसके लिए तैयार है? So I think it's just a question. See, the concept is that urban will give more opportunities, whether in the service sector, manufacturing sector, or for or even in tourism. So एक और उन्होंने अपना ये बताया कि ई वीजा के सिस्टम डालने वाले हैं टू ओपन मोर टूरिज्म सेंटर्स. So that will itself give a lot of more opportunity even for tourism to get developed in rural areas, and that will bring about a new avenue of earnings for the rural for rural population. So do you think these are the measures which will definitely help even the rural to cities specifically? I mean, Vaidyanathan, do you see a funding challenge there, or is it an opportunity at this point? It is an opportunity. But I think the contours of how the 60,000 crore bullet train is going to be financed, I don't think it is very clear. But it is the statement of intent that is important. And frankly, 100 cities, it can dramatically change a number of things. और सवाल तो इस पर भी है कि क्या हमें एक बुलेट ट्रेन की जरूरत है, जबकि एक बुलेट ट्रेन जितने में बनेगी उसमें 800 राजधानियां चल सकती हैं. ये भी एक इसका लॉजिक इसके पीछे दिया जा रहा है. It's an important question. I don't think the answer to the bullet train is such an obviously it is obviously a good thing to do. And I think because 60,000 crores, and it is not quite clear if you do the mathematics that the passenger can pay for that kind of investment. But what they have done is they have not announced the train. They have said they are allotted 100 crores to do the feasibility study, which is okay. I think they will take a more pragmatic call in the days to come. And you need to blend maybe some aspiration and some reality. Yeah, you need to blend some aspiration, but one bullet train is not going to change the country. Okay. So therefore, I think therefore that, I really feel that they have right now not announced the trains. Maybe they just wanted to do. गोविंद, फिर एक ऐसा क्लास तो बन ही रहा है भारत में जो कि छोटा ही सही, लेकिन तेजी से ये चाहता है कि वो चीन और कम से कम अमेरिका की बराबरी कर सके. नहीं, वो सिर्फ वो आपकी ईगो के लिए है. But sometimes they say that flying will be cheaper than the bullet train. No, and the budget does talk about more airports, and the finance minister specifically said to meet the aspirations of middle class India. But on the budget front was fantastic because they talked of airports, they talked of roads, they talked of ports, they talked of every single infrastructure item. And 24/7 power to all households of the country. That's really taking Gujarat to the rest of the country. And again, affordable housing by 2020. उदय भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो रह गया है वो प्लानिंग कमीशन को लेकर है कि प्लानिंग कमीशन का जो अभी तक का एग्जिस्टेंस है, जो उसका काम था, फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि वही काम प्लानिंग कमीशन से लिया जाएगा. पहली बात, क्या इसको लेकर भी सवाल उठते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन रहेगा आने वाले दिनों में या नहीं, या सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी बन के रह जाएगा? इस बजट में फिलहाल उनका जो इनपुट है वो कितना काम आता हुआ दिख रहा है आपको? मुझे ये बजट में तो कुछ स्पेसिफिकली नज़र नहीं आ रहा है. हर एक, जैसा मैं बोल रहा था कि हर एक चीज़ के आंसर बजट से नहीं मिलते हैं, तो वो तो अगले आने वाला कल ही बताएगा कि प्लानिंग कमीशन का क्या मतलब रहेगा. बट उनकी आप कॉन्स्टिट्यूशन देखो कमेटी की, उनकी तो काफ़ी कम हो गई है, स्लीक हो गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह पे उन्होंने उनकी पार्लियामेंट की दे दी है. So I think you're saying the finance commission is now really taken on most of the tasks, allocating. Planning commission has almost come down now. फिलहाल अभी के लिए हमें यहाँ समाप्त करना होगा. फिलहाल गोविंद, वक्त हमारे पास इतना ही था. फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और राज्यसभा टेलीविजन पर लगातार ये जो सीधा प्रसारण है आप मुंबई से ये भी देखते रहेंगे, और दिल्ली के स्टूडियोज भी आपको लगातार अपना आकलन देते रहेंगे. नमस्कार.